नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य 500 प्रश्न उत्तर पार्ट 3। अभी तक हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। और इससे पहले हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं उनकी भी चर्चा हमने की है। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गारसा द तासी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका टीजीटी में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गारसा द तासी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेम प्रश्न कई बार पूछा गया है। यही प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में और यही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है केवीएस में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। तो फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गारसा द तासी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यही प्रश्न 3 बार पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी में, फिर पूछा गया केवीएस में और अब पूछा गया है पीजीटी में। तो 3 प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सेम प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। तो काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्तेवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो इस्तेवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गारसा द तासी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया था
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? ये प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में। और ये प्रश्न आपका आया था टीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोशुआ केटलर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जोशुआ केटलर। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? किस विद्वान को जाता है या किस इतिहासकार को जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी शब्द सागर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हिंदी शब्द सागर। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1929। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1929। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो फिर से पढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम क्या है? तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडसन ग्रिब्ज। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पादरी एडसन ग्रिब्ज। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है
और पीजीटी में पूछा गया कई बार, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन कृत हिंदी, तो जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो उसका नाम क्या है, उस इतिहासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? यही प्रश्न जो है पहले पूछा गया था पीजीटी में, अब पूछा गया है केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में, तो इसे जानना आवश्यक है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यही प्रश्न जो है पूछा गया है जीआईसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया? तो इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन मिलता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में
कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? तो मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, फिर आते हैं श्याम बिहारी मिश्र और फिर आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, फिर श्याम बिहारी मिश्र और फिर आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1934। तो 1934 को मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 भाग। तो 4 भागों में मिस्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संवत 1890 से संवत 1925। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, संवत 1890 से संवत 1925। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1868 से 1893। तो 1868 से 1893 जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय माना है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित क्या की है? वही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1893 से 1918। तो 1893 से 1918 जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
द्वितीय उत्थान का समय निर्धारित किया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1893। तो 1893 को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यही प्रश्न जो है पूछा गया था सबसे पहले केवीएस में, और अब पूछा गया है टीजीटी में। तो दो प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में एक ही तरह के प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है, तो इसका समय है 1893। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था? तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागरी प्रचारिणी सभा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र वर्मा। ये इस सभा के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये जो हैं ये इस सभा के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1800 में। तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वही प्रश्न फिर से पूछा गया है, पहले पूछा गया था टीजीटी में, अब पूछा गया है जीआईसी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1800 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न जो है पीजीटी में पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, सन 1800 में। तो पहले पूछा गया था टीजीटी में, फिर पूछा गया था जीआईसी में, और फिर पूछा गया पीजीटी में। तो 3 प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन गिलक्राइस्ट। तो जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक माने जाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो सदल मिश्र
की भाषा की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वीपन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पूर्वीपन। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सागर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रेम सागर लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना मानी जाती है? तो प्रेम सागर किसकी रचना मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। यही प्रश्न सबसे पहले पूछा गया था केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में, और यही प्रश्न फिर से पूछा गया है पीजीटी में 2011 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंशा अल्लाह खां। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में और पीजीटी में पूछा गया था, अब पूछा गया ये जीआईसी में। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंशा अल्लाह खां। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। तो सदल मिश्र जो हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक माने जाते थे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है? तो इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध है या संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, लल्लू लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सदल मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सदल मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? यही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा गया था टीजीटी में 2004 में, और अब ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में 2005 में। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदल मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नासिकेतोपाख्यान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खान, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, सुख सागर के लेखक हैं सदासुख लाल, परंतु नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? तो वो हैं सदल मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उदयभान चरित के लेखक का नाम क्या है? तो उदयभान चरित के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंशा अल्लाह खां। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सुख सागर की रचना किसने की है? तो सुख सागर के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदा सुखलाल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सदा सुखलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख सागर का विषय क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सुख सागर का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। तो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग जो है ये सुख सागर का विषय माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम क्या है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद निरंजनी। तो राम प्रसाद निरंजनी जो है ये भाषा योग वशिष्ठ के लेखक माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग वशिष्ठ के लेखक का नाम क्या है? यही प्रश्न फिर से पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी में, अब पूछा गया है पीजीटी में। तो योग वशिष्ठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नासिकेतोपाख्यान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, नासिकेतोपाख्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका पहला प्रयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका पहला प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सदल मिश्र ने। तो सदल मिश्र ने खड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है ये प्रश्न डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। और यही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है जीआईसी 2012 में। तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन गिलक्राइस्ट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जॉन गिलक्राइस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा देय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार के नाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह और फिर आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह और फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लल्लू लाल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था? तो किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ये प्रश्न आपका पूछा गया है पीजीटी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो आदिकाल के नामकरण से जुड़ा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीज वपन काल। ये मिश्र बंधुओं ने नहीं कहा था, ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया था आदिकाल को। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सिद्ध सामंत काल ये नाम दिया था राहुल सांस्कृतायन ने। संधि काल एवं चारण काल ये नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और वीरगाथा काल ये नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परंतु बीज वपन काल ये नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, न कि मिश्र बंधुओं ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम दिया था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, अब पूछा गया है टीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग नाम किनके द्वारा दिया गया है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किनके द्वारा दिया गया है? उनका नाम क्या है? उस इतिहासकार का या उस लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। पहले ये पूछा गया था आश्रम पद्धति परीक्षा में, अब पूछा गया है ये पीजीटी में कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? वही प्रश्न जो है अब पूछा गया है जीआईसी में। तो जीआईसी में वही प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल ये नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है?
तो आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था TGT में 2001 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो बीज वपन काल ये नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम बीज वपन काल नाम दिया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? पहले ये पूछा गया था TGT में, अब पूछा गया है ये PGT में। तो आदिकाल के लिए बीज वपन काल ये नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को बीज वपन काल ये नाम किसने दिया था? ये प्रश्न आपका पूछा गया है PGT में 2003 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को वीर काल ये नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गद्यकाल। तो गद्यकाल जो है ये आदिकाल के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। गद्यकाल जो है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, गद्यकाल और पद्यकाल, परंतु आदिकाल के अंतर्गत ये नहीं आता है। इसके अंतर्गत आते हैं वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, संधि काल, बीज वपन काल, ये सभी जो हैं ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल ये नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था TGT में 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में इतिहासकारों का नाम है और सूची नंबर 2 में उनके नामकरण हैं। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीरगाथा काल। उसके बाद आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। फिर राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल को कहा था सिद्ध सामंत काल। और फिर आता है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को नाम दिया था प्रारंभिक काल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ये TGT में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में इतिहासकारों के नाम हैं और दूसरे सूची में उनके नामकरण। तो सबसे पहले आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाली। तो पाली जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी मानी जाती है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी कौन सी मानी जाती है? यही प्रश्न फिर से पूछा गया है। पहले पूछा गया था ये पीजीटी में, अब पूछा गया है ये नवोदय विद्यालय परीक्षा में 2014। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य का नाम क्या है? तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ढोला मारूरा दुहा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी में 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच पांडव चरितरास के लेखक का नाम क्या है? तो पंच पांडव चरितरास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शालिभद्र सूरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया है? तो अपभ्रंश का सबसे पहला उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। तो पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण
अपभ्रंश, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ग्रामीण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है अवहट्ट भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट्ट में शिक्षा रूप, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सरहपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो सिद्धों का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित राहुल सांस्कृतायन। तो आपका ए ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पंडित राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। ये प्रश्न आपका सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में और फिर पूछा गया टीजीटी 2009 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? उस इतिहासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजयान के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो सहजयान के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी कहा है। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं से 14 शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो 10वीं से 14 शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14 शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी आपका KVS में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो पुरानी हिंदी नामकरण ये किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज। तो राजा मुंज को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और PGT में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो वही प्रश्न फिर से पूछा गया। सबसे पहले ये पूछा गया था PGT में, अब पूछा गया है TGT में। तो इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौमचर्यू। तो पौमचर्यू के लेखक हैं स्वयंभू। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौमचर्यू किसकी रचना मानी जाती है? तो पौमचर्यू के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं स्वयंभू। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। कल हम और 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे और संपूर्ण 500 प्रश्न उत्तर हिंदी साहित्य के हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।